हे गाइस, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अब राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। और यार जो ड्रामा हुआ है ना इतने दिनों में अमेठी रायबरेली को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। और सच में यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इन सारी पॉलिटिक्स को जज करने में और देखने में। सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। अभी तक का इलेक्शन हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा इलेक्शन रहा है। उतना एक्साइटिंग इलेक्शन नहीं रहा जितनी मुझे पर्सनली उम्मीद थी। 2019 का इलेक्शन इससे ज़्यादा एक्साइटिंग था। मुझे लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग अगर कोई चुनाव लगा था तो वो 2017 का गुजरात चुनाव था। सच में वो इलेक्शन बहुत एक बेंचमार्क इलेक्शन है जहां दोनों ही पार्टीज ने जम के लड़ाई करी थी। और सच में उस इलेक्शन के बाद से उतना एक्साइटिंग इलेक्शन नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। बात करूं इस इलेक्शन की, ये इलेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा जा रहा है, लोगों में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है और वोटिंग परसेंटेज से भी वो साफ दिख रहा है। मतलब लोग वोट करने ही नहीं जा रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब बात है। लोगों को वोट करने जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वोट नहीं करेंगे तो फिर वो अगले 5 साल गालियां देंगे। जो भी सरकार आए, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, इंडिया ब्लॉक की है, किसी की भी है, अगर सरकार आती है तो फिर उनको हक नहीं है कि गालियां देने का। क्योंकि अगर आप वोट करने ही नहीं गए हो, आपने अपने हक का यूज़ नहीं किया है, आपने सरकार नहीं बनवाई है, तो आपकी गलती है। और ये गलती आपको माननी पड़ेगी फिर अगले 5 साल तक। तो वोट देने जाओ, किसी भी पार्टी को दो, किसी भी पॉइंट पे दो, किसी भी मुद्दे पे दो, पर वोट ज़रूर दो, क्योंकि वोट आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी है। बात करूँ इलेक्शंस की, इलेक्शन में 400 प्लस का नारा जो चल रहा था वो अब तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 400 प्लस, अब की बार 400 पार, वो वाला नारा गया ठंडे बस्ते में। मुझे भी यकीन है कि इस बार बीजेपी को और एनडीए को मिलाकर 400 सीटें तो नहीं आ रही हैं। ये सीटें मेरे हिसाब से अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, आउट परफॉर्म करती है अगर बीजेपी, तो एनडीए के साथ मिलकर कहीं ना कहीं 335 के आसपास सीटें आएंगी। उनको एक अच्छा खासा डेंट लगने वाला है इस बार इलेक्शंस में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी बेल्ट में कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, जहाँ पर उनको कुछ सीट्स का नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र हो गया, जहाँ उन्हें कुछ सीट्स का नुकसान हो सकता है। कर्नाटका हो गया, जो कि एक कन्नड़ प्रदेश है, वहाँ पर उनको कुछ सीट्स का नुकसान होगा। साउथ से जितनी उम्मीदें थी वहाँ से वैसा रिएक्शन अभी तक नहीं आया। उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि शायद कुछ सीट्स का नुकसान हो सकता है। तो हाँ, कुछ बेल्ट ऐसी बन गए हैं जहाँ पर उनको नुकसान होते हुए दिख रहा है। साथ ही साथ बिहार भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि उनको कुछ नुकसान हो सकता है। ये बात कहना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा मेरे एंड से कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही। मुझे यकीन है कि उनकी सरकार आ रही है। ऐसा मैं बोल देना कितना गलत होता है ना अभी से, क्योंकि 240 से ज़्यादा सीटों पर अभी इलेक्शन बचे हुए हैं और मैं अभी से बोल रहा हूँ कि उनकी सरकार आ रही है। बोलने में काफ़ी ख़राब लगता है, लेकिन हाँ, जो मेरा एनालिस्ट है, जो मैंने कैलकुलेट करा है, मेरे हिसाब से उनकी कहीं ना कहीं 335 के आसपास सीटें आ रही हैं एनडीए के साथ। पूरा एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। और पता है मुझे 240 सीटों का अभी चुनाव बचा है, ऐसे पलट सकता है। और अगर ऐसे पलटा तो वो 400 पार भी जा सकते हैं और 300 से नीचे भी रह सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि उनकी सरकार तो आ रही है, लेकिन हाँ, इंडिया ब्लॉक काफ़ी कुछ अपने किलों में काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। स्पेशली कर्नाटका में जिस तरह से एक माहौल बदला है, वो सीडी का पेन ड्राइव कांड के बाद, जिसमें ऑलमोस्ट 2900 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। उन पे मैं मेरी पर्सनली इतनी इच्छा नहीं है उन चीज़ों पे बात करने के लिए कि यार 2900 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं एक आदमी ने अलग अलग औरतों के साथ, और उनको धमकाया है। उनको बोला है अगर तुम दूसरी बार नहीं आए तो ये वीडियो लीक कर दूंगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं गोली मार दूंगा, तुम्हारे पति की जान ले लूँगा। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात करते टाइम भी मेरा एकदम दिल सहम सा जा रहा है। लेकिन उस कांड ने कर्नाटका के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। और मेरे ख्याल से साउथ बेल्ट पूरा जो रहेगा उसमें बीजेपी को एक ठीक ठाक सा नुकसान हो रहा है। और जितनी उम्मीदें उनको थी उतना रिजल्ट नहीं आने वाला है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। राजस्थान में मुझे लग रहा है कि थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी मुझे लग रहा है थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। गुजरात में तो स्वीप आउट करने वाले हैं। गुजरात में तो कांग्रेस के कैंडिडेट कौन है शायद वहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता होंगे। तो गुजरात तो स्वीप आउट कर रहे हैं वो, ये तो किसी से छुपा नहीं है। उड़ीसा में काफ़ी अच्छी फाइट होती अगर दोनों अलग अलग लड़ाई लड़ते, तो मतलब बीजेडी और बीजेपी। लेकिन अब वो साथ में लड़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी फाइट की उम्मीद थी, लेकिन वैसी नहीं होगी। कांग्रेस ज़्यादा कुछ वहाँ पर बेस बना नहीं पाई है। आसाम वगैरह की अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें तो वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ फाइट है नहीं। जो बहुत लोकलाइट फाइट है। कुछ मेजॉरिटी ऑफ चंक ऑफ सीट्स जो जाने वाली है वो बीजेपी को ही जाने वाली। कांग्रेस ज़्यादा फाइट में नहीं दिख रही है वहाँ पर भी। तो जो मेजर इलेक्शन जो बचे हुए हैं, अगर उनकी मैं बात करूँ 240 सीटों की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सीटें नहीं बची हुई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टफ फाइट होने वाली है।
कुछ बहुत क्लीन रिजल्ट देने वाले हैं लगभग सारी सीटें। अमेठी और रायबरेली की इतनी बात हो रही थी, मैं चाहता था कि अगर मैं कांग्रेस का स्ट्रैटेजिस्ट होता या मैं कांग्रेस के साथ खड़ा होता तो मैं उनको बोलता अमेठी से राहुल गांधी को लड़ाओ, रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाओ, और ये पहले से डिक्लेयर करके रखो। अगर वो पहले से ही डिक्लेयर करके रखते तो एक अलग तरह का माहौल होता पूरे यूपी में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इलेक्शन बिल्कुल बदल जाता है या बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता नहीं, लेकिन कम से कम वो फाइट में दिख रहे होते हैं। जो स्टार्टिंग का फेज़, अगर आपको पहला फेज़ याद हो वोटिंग का, तो वहाँ पर कांग्रेस फाइट में भी नहीं दिख रही थी, जो कि काफ़ी बुरी बात थी। लेकिन हाँ, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कैचअप करा है और अब थोड़ा वो फाइट में दिख भी रहे, लेकिन स्टार्टिंग में वो फाइट में भी नहीं दिख रहे थे। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं उनकी पैनल में होता स्ट्रैटेजिस्ट वाले, तो मैं उनको सलाह देता कि भाई उतरो आप इलेक्शन में, स्टार्टिंग से आप क्लियर रखो कि अमेठी से आप लड़ोगे, रायबरेली से आप लड़ोगे। ये बात सही है कि अगर राहुल गांधी गलती से भी अमेठी से वापस हार जाते तो उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म होने की कगार पे आ जाता, जो कि ना सोनिया गांधी चाहती है ना ही प्रियंका गांधी चाहते हैं। लेकिन रायबरेली भी कोई उनके लिए ईजी चीज़ तो नहीं होने वाली, ईजी केक तो नहीं होने वाला है। रायबरेली में भी अच्छी खासी फाइट होगी, और अमेठी स्मृति ईरानी के लिए अब काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी जीतती हैं तो वो उनके लिए लगेगा ठीक है जीत गई, लेकिन अगर गलती से वो हार गई वहाँ से तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी, और सच में वो एक काफ़ी बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए अगर स्मृति ईरानी वहाँ से चुनाव हारती हैं तो। बाकी मैं चाहता था कि कांग्रेस के और भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे अशोक गहलोत हो गए, सचिन पायलट हो गए, इन सब लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए था। जीतू पटवारी को भी चुनाव लड़वाना चाहिए था, जो कि वो नहीं लड़ रहे हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों को चुनाव लड़ने चाहिए थे। अगर कम से कम ये कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करते तो उनके लिए ही फ़ायदा होता, उनकी पार्टी के लिए ही फ़ायदा होता, लेकिन ये सब डर के कारण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। डर किस बात का? हार का डर है, क्योंकि सबको पता है कि जब सेंट्रल जनरल इलेक्शंस की बात आती है तो बीजेपी को पकड़ पाना पिछले 10 साल में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ है। बात करूँ कन्हैया कुमार की, मेरे को लग रहा था इलेक्शन से पहले कि कन्हैया कुमार का इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट टाइम जब वो बेगूसराय से लड़े थे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन था। सच में वो तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग करी थी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था उनकी कैंपेन से। लेकिन इस बार तो वो दिख भी नहीं रहे, पूरे चुनाव में वो गायब रहे हैं, अभी भी वो नहीं दिख रहे हैं। गायब से मतलब ये है कि वैसा स्टैचर नहीं हो पाया उनका जैसा उनका होना चाहिए था। मतलब अगर आप सोच के देखो, वो बंदा 2016-17 से आप किसी भी वे में बात करो कि आप उनके साथ उनके खिलाफ किसी भी तरह से बात करो, 2016-17 में जिस तरह से उस आदमी का राइज हुआ था हिंदुस्तान में की पॉलिटिक्स में, उसके बाद इस तरह की पोजीशन पे आना बहुत ज़्यादा ख़राब बात है, और मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता अगर कोई मुझे बोलेगा कि वो कांग्रेस में चले गए इस वजह से ये हो गया है। उन्होंने खुद ने वो काम करने बंद कर दिया, और मेरे ख्याल से उनको खुद को उतना एक्टिव रहना चाहिए था जितना वो नहीं रहते हैं। तेजस्वी यादव काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी से लड़वा रहे हैं लोगों को बिहार में, और वो बिहार एक अच्छी जगह होगी। मेरे ख्याल से बिहार एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होगी। लोग बोल रहे हैं राजस्थान में 13-14 सीट पे काफ़ी टफ फाइट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सीटों पे इतनी टफ फाइट है। मेरे हिसाब से 5-6 सीटों पे डेफिनेटली एक अच्छी फाइट है, और 5-6 सीट ही हैं जिनको कांग्रेस टारगेट कर रही है। वैभव गहलोत की डेफिनेटली एक सीट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इस बार भी इलेक्शन हारने वाले हैं। अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार भी इलेक्शन हार जाएंगे। नकुल नाथ डेफिनेटली मुझे उनके साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख नहीं रहा, क्योंकि नकुल नाथ का जिस तरह से उन्होंने माहौल बना था एक बीच में, अगर आपको याद हो तो, कि कमलनाथ और नकुल नाथ दोनों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वैसा माहौल जो बना था उसके कारण उनकी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई है। साथ ही साथ जो दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा माहौल नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये सारे लोगों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग तो चुनाव जीतना इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नकुल नाथ, हाँ मुझे लगता है कि वो जीत सकते हैं, लेकिन काफ़ी टफ फाइट होने वाली है उनके लिए। बाकी ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, जितना इंटरेस्टिंग मैंने सोच के रखा था ये इलेक्शन को, उतना इंटरेस्टिंग हुआ नहीं है। कोई मुद्दा ऐसा गर्म हुआ नहीं है अभी तक जो इस इलेक्शन की एकदम रुख बदल के रख दे। देखते हैं कि ये इलेक्शन आगे कहाँ जाता है। 4 तारीख को हम सभी को पता चल जाएगा कि किसने कितनी बाजी मारी है। बाकी हाँ, कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक का सत्ता में आना मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा दूर की कौड़ी लग रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।